हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे C++ का नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है कि कौन कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं। तो इसमें वही कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमने C में पढ़ी थी, फॉर लूप, वाइल लूप। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं। तो वही जो है हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते, देखिए The normal flow of execution in a high level language is sequential। जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का हाई लेवल लैंग्वेज में, वो किस तरीके से होता है? सिक्वेंशियल होता है। यानी कि हर एक स्टेटमेंट जो होती है एक ऑर्डर में, जिस तरीके से वो प्रोग्राम में दिखाई देती है उसी ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट होती है। However, depending on the requirement of a problem, it might be required to alter the normal sequence of execution in a program। ठीक है कि डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है कि तो हम जो है उस नॉर्मल सीक्वेंस को अल्टर भी कर सकते हैं। द स्टेटमेंट विच स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जो ऑर्डर को स्पेसिफाई करती है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा स्टेटमेंट्स का, उन्हें बोला जाता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। देयर आर मैनी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इन C++। ठीक है, ओके इस वीडियो की PDF के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आपको PGT TGT कंप्यूटर साइंस के जितने PDF वीडियो हुए हैं उन सभी की PDF जो है दी जाएगी, और आगे आने वाले लेक्चर्स की PDF भी जो है साथ साथ अपडेट कर दी जाएगी। ओके, तो पढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होती है? स्टेटमेंट्स होती है इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शंस। एक्शंस क्या हो सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डाटा मूवमेंट, कि हम डाटा को मूव करना चाहते हो, या डिसीजन मेकिंग हो सकती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स जो होती हैं C++ प्रोग्राम में, वो हमेशा टर्मिनेट किससे की जाती है? सेमीकोलन से टर्मिनेट की जाती हैं। अलग अलग तरीके की जो है स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट होता है ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट, मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट वहाँ पर होती है। हर एक स्टेटमेंट जो इंडिविजुअल जो स्टेटमेंट होगी उसे हम एंड करते हैं सेमीकोलन से, और जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स बनता है उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लॉक कहा जाता है। ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट आर एनक्लोज बिटवीन द पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। तो मेन के बाद जब हम करली ब्रेसेस शुरू करते हैं और करली ब्रेसेस क्लोज करते हैं, तो उसके बीच की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट्स कही जाती हैं। ओके, और इस पूरे ग्रुप को, जो इस करली ब्रेसेस के बीच का जो एक ग्रुप होता है, इसको बोला जाता है ब्लॉक, और हर एक स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से। ओके, देखिए ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस सिग्निफाई करती है बिगनिंग, और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस सिग्निफाई करती है एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक, चलिए ये तो थी कंपाउंड स्टेटमेंट। अब बात आती है नल स्टेटमेंट की। राइटिंग ओनली सेमीकोलन इंडिकेट ए नल स्टेटमेंट, कि हम सिर्फ सेमीकोलन लगा रहे हैं तो वो हमारी नल स्टेटमेंट होती है। कुछ इस तरीके से नल और एम्प्टी स्टेटमेंट इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये जनरली हम जो फॉर लूप होता है, वाइल लूप स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें जो है नल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। आगे है कंडीशनल स्टेटमेंट। सम टाइम द प्रोग्रामर नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन ए पर्टिकुलर कंडीशन। मतलब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी कंडीशन के बेस पे, तो उसके लिए कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे इफ़ स्टेटमेंट हो गया, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स इफ एल्स, ओके, इफ़ एल्स इफ एल्स, और नेस्टेड इफ है, स्विच स्टेटमेंट्स हैं। ये सारी होती है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स। तो सिंटैक्स देखिए, इफ़ में कंडीशन डाली जाती है और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, तो देखिए एक ये फिगर बनाया हुआ है जिसमें हम कंडीशन के लिए इस तरीके से यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट जो है इसका दिखाया गया है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 पे आ जाता है। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू स्टेटमेंट 1 इज़ एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट इज़ स्किप्ड एंड डायरेक्टली स्टेटमेंट 2 विल बी executed. The statement 1 may either be a single or compound statement. तो जो स्टेटमेंट 1 में जो कंडीशन होती है वो सिंगल भी हो सकती है, या फिर जो हम जो स्टेटमेंट डालते हैं वो क्या हो सकती है? सिंगल भी हो सकती है, और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी वहाँ पे हो सकती है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कह सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट को आप। ओके, उसके बाद आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो सिंटैक्स देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन डाली जाती है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो हम स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 को।
ठीक है। अगर वो भी हमारी अगर ओके स्टेटमेंट 2 जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद स्टेटमेंट 3 आती है। तो कुछ इस तरीके से इसमें बताया गया है इफ एल्स। तो इट इज़ क्लियर दैट गिवन कंडीशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। इफ द कंडीशन इज ट्रू 1 इज एग्जीक्यूटेड एंड देन फॉलोड बाय स्टेटमेंट 3। इफ द कंडीशन इज फॉलोड फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज एग्जीक्यूट और फॉलोड बाय स्टेटमेंट 3। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कैन बी सिंगल और कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इफ एल्स इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम दिखाया गया है जिसमें हमें प्रिंट कराना था ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। इफ एल्स हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए इंटीजर टाइप के x और y। ठीक है, एंटर करवाया उन्हें, एंटर 2 नंबर्स। फिर एक कंडीशन डाली कि अगर x बड़ा है y से, ठीक है, जो 2 नंबर हम एंटर करवाएंगे वहीं पर उन्हीं को देखना है कि क्या x बड़ा है y से। तो देखिए यहाँ पे एंटर करवाए हमने 2 नंबर 10 और 15, ये 2 नंबर जो है एंटर कराए गए। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करनी है कि क्या 10 ग्रेटर देन है 15 से। अगर 10 ग्रेटर देन है 15 से, कंडीशन ट्रू है, तो इफ़ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज हम एल्स पार्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, ये थी इफ़ कंडीशन। ओके, देन एल्स पार्ट पे गई, अब फॉल्स हो गया है तो सी आउट में क्या आ जाएगा, बिगर नंबर कौन सा हो जाएगा, y, यानी कि 15 जो है बड़ा हो जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा द बिगर नंबर इज़ 15। ठीक है, तो इफ़ एल्स इस तरीके से काम करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल दिखाया गया है जिसमें हम मल्टीपल इफ एल्स लगा सकते हैं। मल्टीपल इफ एल्स देखिए किस तरीके से, जैसे नंबर्स लिए हमने 3 नंबर्स और एक और नंबर लिया है i। पहली कंडीशन मैंने डाली अगर x बड़ा है y से, तो i में क्या चली जाए, x की वैल्यू चली जाए। अगर मेरा x बड़ा हो जाता है, अगर ये कंडीशन मेरी हो जाती है फॉल्स, तो एल्स पार्ट यानी कि i में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, y। तो वही नंबर आप ले लीजिए कि 3 नंबर ले लीजिए 10, 15 और 20, क्योंकि हमें 3 नंबर ही एंटर कराने हैं x, y और z। तो x, y, z दे दीजिए नाम। अब देखिए अगर x बड़ा है y से, अगर 10 बड़ा है 15 से, तो नहीं है बड़ा, तो कंडीशन मेरी पहली ही क्या हो गई, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम एल्स पार्ट पे जाएंगे और i में मेरी वैल्यू आ जाएगी y यानी कि 15। देन अगेन मैं इफ़ कंडीशन लगाती हूँ। ठीक है, मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं। देन 15 को चेक करते हैं क्या 15 ग्रेटर देन है z से, यानी कि 20 से, क्योंकि हमने z की जो वैल्यू है वो 20 को एंटर की है। ओके, देन देखते हैं सी आउट में चला जाए ग्रेटेस्ट नंबर इज़ i। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या 15 बड़ा है 20 से, नहीं है, तो फिर से ये नहीं आएगा, एल्स पार्ट जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 20। ओके, तो इस तरीके से मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सिंटैक्स ऑफ द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, द इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इनसाइड अनदर इफ एल्स, इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या है, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ जो है एक और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है यूज़ की जाती है, उसे नेस्टेड इफ़ बोला जाता है। कह लीजिए इफ़ के अंदर ही एक और कंडीशन होती है, उसको हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाली इफ़ में एक कंडीशन डाली, देन उसी पर मैंने कंडीशन 2 चेक की एंड देन स्टेटमेंट एस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंडीशन 1 देखी, अगर मेरी कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है देन हम कंडीशन 2 को चेक करते हैं। अगर मेरी कंडीशन 2 भी ट्रू है देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, अगर मेरी कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है लेकिन मेरी कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है, तो हम कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो ये होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। उसके बाद आता है इफ़ एल्स इफ एल्स। इसका सिंटेक्स अगर आप देखेंगे तो कंडीशन डालते हैं सबसे पहले इफ़ में, देन स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी अगर ट्रू होता है तो, देन एल्स इफ़ पे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कब एग्जीक्यूट होगी, जब इफ़ कंडीशन ट्रू होगी। ठीक, अगर मेरी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो हम एल्स इफ कंडीशन को चेक करेंगे। अगर एल्स इफ कंडीशन मेरी ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर मेरी एल्स इफ कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली जो एल्स स्टेटमेंट होगी 3 वाली, वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर दोनों ही कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कंडीशन 1 ली मैंने, अगर मेरी कंडीशन 1 हो जाती है ट्रू तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट, अगर मेरी कंडीशन 1 हो जाती है फॉल्स तो कंडीशन 2 को चेक करेंगे। ठीक है, कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंडीशन 2 भी अगर फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 3 ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये होता है इफ एल्स इफ
एल्स। पहले इफ़ में कंडीशन डालेंगे, फिर एल्स इफ़ में, और दोनों ही कंडीशन अगर मेरी फॉल्स होती हैं तो एल्स पार्ट जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया है, अगर मेरी कंडीशन 1 ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स कंडीशन 2 को हम चेक करेंगे। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट, इफ़ बोथ द कंडीशन फेल्स देन स्टेटमेंट 3 विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो वही यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, 3 नंबर्स दिए गए हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो 3 नंबर वही 10, 15, 20 ले लीजिए। अब देखिए पहली कंडीशन हम चेक करते हैं, क्या 10 बड़ा है 20 से? नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। एल्स पार्ट में जाएंगे, ओके, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा 20। देन एल्स में देखिए अगर y बड़ा है जेड से, क्या 15 बड़ा है 20 से? तो सी आउट ग्रेटेस्ट नंबर इज़ y, तो ये भी नहीं होगा। एल्स पार्ट अगेन ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 20। तो कुछ इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इफ़ नेस्टेड इन एल्स दिखा रखा है यहाँ पे, नेस्टेड इफ़। आगे है स्विच स्टेटमेंट। देखिए इफ़ एंड इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, इसमें क्या होती है? 2 वे ब्रांचिंग होती है। ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं? मल्टीपल ब्रांचिंग का यूज़ करते हैं। तो सिंटैक्स देखते हैं स्विच स्टेटमेंट का। सबसे पहले होते हैं स्विच वेरिएबल और एक्सप्रेशन। केस कांस्टेंट 1, स्टेटमेंट 1 एंड देन ब्रेक 1। जो भी केस हम डालते जाएंगे उसको ब्रेक करते जा रहे। देखिए केस देन ब्रेक, केस कांस्टेंट 2 डाला देन ब्रेक लगाया, ओके, एंड बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाए? स्टेटमेंट 3 आ जाए। देखिए जो एग्जीक्यूशन होती है स्विच स्टेटमेंट की, वो बिगिन होती है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन से जो है स्विच स्टेटमेंट की बिगिन्स होती है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन मैचेस विद द कांस्टेंट, अगर मेरी वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन मैच कर रही है कांस्टेंट से, देन द स्टेटमेंट फॉलोइंग द एक्सप्रेशन, जो भी स्टेटमेंट फॉलो कर रही होगी उस एक्सप्रेशन को, वो एग्जीक्यूटेड हो जाएगी सिक्वेंशली। कब तक? जब तक ब्रेक स्टेटमेंट ना आ जाए। ओके, देन ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी कंट्रोल टू द एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डज नॉट मैच, अगर मेरी ये वैल्यू मैच नहीं करती है तो स्टेटमेंट विद डिफॉल्ट विल बी एग्जीक्यूट। तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी? ठीक है, देखिए अगर मेरी मैच कर रही है कांस्टेंट 1 स्टेटमेंट से, तो हम ब्रेक पार्ट तक जाएंगे और ये ब्रेक पार्ट हमें सीधा कहाँ ले जाएगा? बाहर ले जाएगा स्विच स्टेटमेंट से। अगर मैच नहीं करती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो इसमें वही बताया गया, अगर इक्वल है तो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, अगर ये फॉल्स है देन इसको चेक करते हैं, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट। अगर ये भी फॉल्स हो जाता है, अगर मेरी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर नहीं आती है, तो हम फॉल्स पार्ट पे जाएंगे, मतलब फॉल्स हो जाती है तो जो डिफ़ॉल्ट पार्ट होगा स्टेटमेंट 3 का वो एग्जीक्यूट हो जाता है स्विच स्टेटमेंट में। ठीक है, ओके, तो इसमें देखिए कुछ प्रोग्राम दिए हैं मैंने। आइडेंटिफाई करनी है एरर इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड राइट देम इन करेक्ट फॉर्मेट। सबसे पहले देखिए इसमें हमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो वहाँ पर पेपर में एरर फाइंड आउट करना तो नहीं आएगा, ऑब्वियस है। वहाँ पे आपको क्या करेंगे, सीधा आपको कुछ आउटपुट्स देंगे कि इसके आउटपुट्स क्या होगी, और एक में देख देगी कि एरर आएगी। ठीक है, तो अब देखिए वही इस तरीके का जो है प्रोग्राम पूछा जा सकता है। तो पहले तो हमें उसके सिंटैक्स वगैरह चेक करने पड़ते हैं कि वो सही लिखे हैं या नहीं। ओके, तो देखिए हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच बिल्कुल सही है, वॉइड मेन सही है, ए बी इंटीजर ए बी लिया और सेमीकोलन लगाया बिल्कुल सही है, कंडीशन भी सही डाली हुई है, इफ़ ए ग्रेटर देन है बी से तो मैक्सिमम इक्वल टू ए चला जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप इनपुट में देखेंगे सी इन, इसमें क्या गड़बड़ है, जो ये साइन है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आएगा, सी इन बी देन ए और सेमी कॉलन। ओके, क्योंकि ये वाला जो साइन होता है ये किसका होता है? सी आउट का होता है, तो ये इसमें मिस्टेक हो जाएगी। ओके, तो अगर ये पेपर में कुछ इस तरीके का आता है तो वहाँ पर हमें एरर मिल जाएगी, आउटपुट हमें वहाँ से मिलेगी ही नहीं। नेक्स्ट देखिए हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, वॉइड मेन है, INTXY है और सेमी कॉलन जो है लगाया। इस बार देखिए इनपुट बिल्कुल सही डाला है, सी इन एक्स। यहाँ पे देखेंगे अगर हम 4y इक्वल टू 0, सेमी कॉलन है सही है, y लेस देन 10 है ये भी सही है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, कोमा नहीं आता जब हम 4 कंडीशन डालते हैं तो क्या आता है? सेमी कॉलन आता है, और ये y प्लस प्लस सही है, तो ये इसमें एरर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेटमेंट। अब आउटपुट बतानी है हमें। ठीक है,
तो आउटपुट बतानी है। यहाँ पे इनपुट गिवन है, एक बार 11 इनपुट दी गई और एक बार 10, यानी कि जो x की वैल्यू दी गई है अगर हम उसको सबसे पहले मानते हैं 11, फर्स्ट पार्ट करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं क्या 11 इक्वल टू है 10 के। अगर 11 इक्वल टू है 10 के तो आ जाए सी आउट x इज़ 10, ठीक है, कि x की वैल्यू क्या है 10 है। लेकिन ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, ट्रू नहीं है। तो हम जाएंगे एल्स पार्ट पे और क्या लिखेंगे, x इज़ नॉट 10। तो हमें क्या मिल जाएगी आउटपुट, x इज़ नॉट 10, ये मुझे आउटपुट मिल जाएगी जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। ओके, देन इसी को मैं अगर लेती हूँ वैल्यू 10, अगर मैंने ली x की वैल्यू 10 तो कंडीशन चेक करते हैं पहले। इफ़ में जो कंडीशन है 10 इक्वल टू 10 तो 10 के बराबर होता है, कंडीशन हो गई ट्रू। तो मुझे क्या प्रिंट होकर मिल जाएगा, x इज़ 10। सेकेंड कंडीशन चेक करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, आगे देखिए एक और लिया गया है INT ईयर, सी इन में ईयर डाला है। इफ़ ईयर परसेंटाइल 100 इक्वल टू 0 और इफ़ ईयर परसेंटाइल 400 इक्वल टू 0 तो सी आउट में चला जाए लीव, एल्स सी आउट नॉट सेंचुरी ईयर। तो इनपुट लिया जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने ईयर लिखा 2000, ठीक है, सी इन में कौन सा ईयर है 2000। अब ये कह रहा है कि 2000 परसेंट 100, अब ईयर परसेंट 100 करेंगे हम तो मॉडुलस आ रहा है, तो रिमाइंडर की वैल्यू लेते हैं। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है, तो इक्वल टू 0 आ रहा है तो कंडीशन मेरी ट्रू है। देन हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, क्या 2000 परसेंटाइल 400 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 4 पंजे 20, तो यहाँ से भी रिमाइंडर 0, तो ये वैल्यू भी 0 निकल रही है, यानी कि दोनों ही कंडीशन क्या हो रही है, मेरी ट्रू हो रही है। तो सी आउट यानी कि प्रिंट होके मुझे क्या मिल जाएगा, लीव। एल्स पार्ट मुझे देखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों ही कंडीशन मेरी क्या हो गई है, ट्रू हो गई हैं। ओके, यहीं पे जैसे इसने दूसरा लिया 1971, जब 1971 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो ऑब्वियस है 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर में बचेगा। तो ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, तो हम चले जाएंगे एल्स पार्ट पे और क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट सेंचुरी ईयर, ठीक है, नॉट सेंचुरी ईयर जो है यहाँ से प्रिंट होके मिल जाएगा। सेम है, अगला भी यही ऐसे ही किया गया है, नॉट सेंचुरी ईयर। ओके, क्वेश्चन यही था, सॉरी, सेम ही क्वेश्चन है 1971, ठीक। तो यहाँ से नॉट सेंचुरी ईयर मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू बतानी है। INT सी है, फ्लॉट ए बी है, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस। तो यहाँ से मुझे सी की वैल्यू बतानी है कि सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी। अब देखिए ए में है फ्लोट है ये, बी ये है और सी में हमने डाल दी ए प्लस बी सेमी कॉलन। तो इन दोनों को बस ऐड करना है, राइट आंसर हो जाएगा मेरा 285, ठीक है। ओके, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आई एंड के। आई और के की वैल्यू बतानी है। ओके, देखिए INT इंटीजर लिया आई जे के, जे इक्वल टू 5, आई इक्वल टू 2 इंटू जे बाई 2 और के इक्वल टू दिस लिया है। ओके, तो हमें जो है यहाँ पे आई जे और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जे तो ऑलरेडी गिवन है ही कि जे की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है, जे की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हमें यहाँ से आई और के की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, तो सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ जे की वैल्यू रखनी है आपको, 2 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 5 आ जाएगी। इसी को अगर हम इसमें चेक करते हैं 2 इंटू, पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, पेरेंथेसिस सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 5/2 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो सिर्फ 2 बचेगा और 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो आई की वैल्यू 5 और के की वैल्यू 4 जो है यहाँ पे सही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे एक और दिया गया है, आउटपुट बतानी है। अगर मेरा x लेस देन है y प्लस जेड से तो हेलो प्रिंट हो जाए, एल्स हाउ आर यू जो है
प्रिंट होके मिल जाए। तो देखिए x की वैल्यू है 5, क्या 5 लेस देन है y प्लस जेड, यानी कि 7 और 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, तो बिल्कुल है। तो हेलो जो है मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा, नेक्स्ट चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, कंसिडर द प्रोग्राम स्टेटमेंट। स्विच दिया है, चॉइस है केस W दिया, सी आउट वाइट, केस आर दिया रेड, बी में दिया ब्लू और डिफ़ॉल्ट दे दिया सी आउट एरर एंड देन ब्रेक। तो व्हाट वुड बी द आउटपुट इफ़ चॉइस इक्वल टू आर। अगर मैं चॉइस आर ले रही हूँ तो क्या आउटपुट मिलेगी। अगर मैं केस आर देखूँ, ठीक है, चॉइस आर ली तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, रेड मिलना चाहिए, ठीक है। और ये रेड जो है कब तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। अगर मैं इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करती तो डायरेक्टली मुझे आंसर मिल जाता रेड, लेकिन रेड के बाद ये तब तक चलेगा जब तक डिफ़ॉल्ट नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे रेड एरर जो है इसका सही आंसर मिल जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। ओके, देन उसके बाद आता है लूप कंस्ट्रक्ट। तो ये पढ़ते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए रेपिटेटिव आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। Sometimes we require a set of statement to be executed a number of times by changing the value of one or more variable each time to obtain a different result. This type of program execution is called looping. C++ provide the following construct. तो देखते हैं कौन कौन से लूप जो है सी देते हैं, while, do while और for लूप जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम वाइल लूप का सिंटैक्स देखें। तो सबसे पहले वाइल में क्या होता है, जैसे ही हम प्रोग्राम शुरू करते हैं हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करनी होती है, देन हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही कंडीशन आई सबसे पहले हम चेक करते हैं ट्रू या फॉल्स। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉल्स है तो हम डायरेक्टली लूप से बाहर होंगे। ओके, तो इट इंडिकेट दैट कंडीशन इज़ फर्स्ट इवेल्युएटेड। तो इसमें क्या है कि ये दिखा रहा है कि हमें सबसे पहले कंडीशन को चेक करना है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी एंड द कंडीशन विल बी री इवेलुएट। अगर लूप बॉडी एग्जीक्यूट रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंडीशन है, और इसी तरीके से लूप बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, कब तक, जब तक कंडीशन मेरी ट्रू है। ओके, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है इट कम्स आउट ऑफ द लूप एंड गोज टू स्टेटमेंट नेक्स्ट टू द वाइल लूप। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए सम बताना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का 1 से लेकर 10 तक। तो उसके लिए वाइल कंडीशन लगाई है, जैसे int n टोटल इक्वल टू 0, n में डाला 1, n में 1, टोटल की वैल्यू कितनी है 0 है। कंडीशन चेक की, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। तो देखिए आप, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर है तो मेरा क्या चला जाए, टोटल में मेरा चला जाए n की वैल्यू। टोटल प्लस इक्वल टू 1 है, क्या है, टोटल प्लस n। तो टोटल में मेरा क्या आ जाएगा, टोटल की वैल्यू थी 0 और n की वैल्यू है कितनी 1, तो टोटल में आ गया 1। ठीक है, इस टोटल में क्या वैल्यू हो जाएगी 1। देन क्या किया गया, n प्लस प्लस, यानी कि n की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया है। अब 1 थी वैल्यू, तो यहाँ पर n की वैल्यू को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। देन n की वैल्यू 2 हो चुकी है। देन अगेन हम वाइल कंडीशन चेक करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि हम कंडीशन फॉल्स करके लूप से बाहर ना आ जाए, तब तक हम कंडीशन चेक करते रहेंगे। ओके, देन 2 आता है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो बिल्कुल है। तो फिर से क्या चला जाए, टोटल प्लस इक्वल टू n, यानी कि टोटल में क्या चला जाए, टोटल प्लस n। अब टोटल की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 1 हो चुकी थी, और n की वैल्यू कितनी है, 2 हो चुकी है। तो टोटल में कितना चला जाएगा, मेरा 3 चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हमें सम प्रिंट कराना है, तो ऑब्वियस है 1 + 2 कितना होता है, 3 तो होता है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 3 हो जाएगा। देन अगेन n की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, 2 थी n की वैल्यू, अब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर से हम 3 को चेक करते हैं, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो बिल्कुल है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। 3 + 3 6 जो है यहाँ पे है, मुझे आंसर मिल जाएगा। देन n की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा लूप जो है चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए, बस यही बताया गया कि लूप किस तरीके से चलता है। इनिशियलाइज करते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल, टेस्ट करते हैं और अपडेट करते हैं। तो जो तरीका हमने यहाँ पे सीखा, क्या क्या हो रहा है, इनिशियलाइज किया, फिर टेस्ट किया, देन लूप को एग्जीक्यूट किया, बस वही बताया गया है, बाकी कुछ खास नहीं है। डू वाइल लूप देखते हैं। डू वाइल लूप में देखिए क्या होता है, डू होता है
देन वाइल कंडीशन आती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी एक बार, उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। ओके, तो इट इंडिकेट आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी, एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद बॉडी ऑफ लूप हर बार क्या करेगी, कंडीशन को चेक करेगी। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप एग्जिट अकर एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि लूप बॉडी इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इन डू वाइल लूप। ठीक है, वाइल में क्या था, हम एक बार भी जो है लूप बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे अगर हमारी शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो। लेकिन यहाँ पर अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार हमारी जो बॉडी ऑफ द लूप होगी या लूप बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट ज़रूर होगी, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। ओके, तो इम्पोर्टेंट डिफरेंस यही है दोनों में कि कंडीशनल टेस्ट इन लूप बॉडी एग्जीक्यूशन इन द वाइल लूप, लूप रेपिटेशन टेस्ट इज परफॉर्म बिफोर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। और ओके, यही बताया गया है इसमें, बस इतना ही आप याद रखिए। ओके, फिर से वही एक एग्जांपल लिया गया है किस तरीके से लूप बॉडी काम करती है। जैसे INT n नंबर सम ले लिया, सीन में n गया, ठीक है, और सम इक्वल टू 0 है, नंबर की वैल्यू 1 है। ठीक, तो मेरा सम में क्या चला जाएगा, एक बार मुझे वैल्यू प्रिंट होके क्या मिल जाएगी, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। सम की वैल्यू मैं देखूँ 0 है और नंबर की वैल्यू 1 है, तो मेरी सम में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा 1। देन मैं नंबर प्लस प्लस 1 करती हूँ, तो 1 था नंबर, तो यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा। अब चेक करेंगे यहाँ पर n जितना होगा, ठीक है, वो n हम ले सकते हैं, कोई भी 5 ले लिया जैसे मैंने, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो बिल्कुल है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो मेरा सम प्रिंट हो जाए, ये चाहते हैं। तो सम में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो अगेन जो है फिर से हम कंडीशंस को चेक करते जाते हैं इस तरीके से। ठीक, चलिए, फॉर लूप है, इट इज़ ए काउंट कंट्रोल लूप इन द सेंस दैट द प्रोग्राम नोज इन एडवांस इन हाउ मेनी टाइम्स द लूप हैज़ टू बी एग्जीक्यूट। तो फॉर लूप में क्या होता है, प्रोग्राम को ऑलरेडी पता होता है कि कितनी बार जो है हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। ठीक, तो सिंटेक्स देखिए इसका, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, डिसीजन, मतलब जो भी कंडीशन हम डालेंगे उसके बाद सेमीकोलन आएगा और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम डाल सकते हैं। देन स्टेटमेंट एस। इनिशियलाइज कंट्रोल वेरिएबल टू इनिशियल वैल्यू, इस कंट्रोल वेरिएबल इज ग्रेटर देन फाइनल वैल्यू, देन नो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंट्रोल वेरिएबल, और अगर येस होता है तो फॉर लूप इस तरीके से काम करता है। तो वही चीज़ें इसमें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और अपडेट। ठीक है, तो यूज़ दिखाया गया कुछ इस तरीके से। INT I में मैंने 0 डाला, I लेस देन इक्वल टू 5 और देन I प्लस और C आउट में I आ जाए। ओके, I की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 5 है, 0 लेस देन 5 है तो मेरा 0 प्रिंट होगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर होता मेरा प्लस I, अगर मेरा प्लस I होता तो मेरी 0 वैल्यू कभी प्रिंट नहीं होती। क्या प्रिंट होती, पहले वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती 1, तो डायरेक्टली यहाँ से 1 प्रिंट होके मुझे मिलता। लेकिन यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ हुआ तो पहले मुझे 0 प्रिंट होके मिलेगा, उसके बाद जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। 0 प्रिंट हो गया, इसकी वैल्यू हो गई अब 1। अब 1 को चेक करते हैं, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 1 भी लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा एंड देन 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और 2 की जो I की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 3, 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। 3 लेस देन 5, तो ये भी सही है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। देन इंक्रीज़ होगी, वैल्यू 4 होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी सही है, तो 4 प्रिंट होने के बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होकर हो जाएगी 5। अब चेक करते हैं कि क्या 5 लेस देन 5 है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वहाँ पे हम जो है प्रिंट नहीं होगा, तो आउटपुट मुझे मिल जाएगा 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का ध्यान रखिए। ठीक है, सेम इसमें आउटपुट दिखाई गई है A से लेकर E तक। ओके, इसमें देखिए, हाउ मैनी टाइम्स विल बी द फॉलोइंग लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो देखते हैं कितनी बार जो है लूप एग्जीक्यूट हो गया। S की वैल्यू 0 है, I की वैल्यू 0। कंडीशन हमने चेक की कि I प्लस प्लस लेस देन है 5 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए I प्लस प्लस बोला गया है,
लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट दिया है तो पहले जो है हम वैल्यू को इंक्रीज़ करने से पहले कंडीशन को ऐसे की ऐसे चेक करेंगे, क्या 0 लेस देन है 5 से, अगर ट्रू होता है तो सम में इक्वल टू चला जाए s प्लस आई। ठीक है, जैसे ये प्रिंट हो जाएगा हम क्या करेंगे, वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। 0 से क्या हो जाएगी, अब वैल्यू आई की 1 हो जाएगी। ठीक है, 0 को चेक करेंगे, 1 को चेक करेंगे, 2 को, 3 को, 4 को। जैसे ही 5 आएगा, 5 लेस देन 5, कंडीशन मेरी फॉल्स। ठीक है, तो हम लूप से बाहर। तो कितनी टाइम्स जो है एग्जीक्यूट होगा लूप, 5 टाइम जो है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आगे दिया है डू और s प्लस 1 प्लस इक्वल टू आई और वाइल में कंडीशन डाल दी i लेस देन 5। अब देखिए डू में सबसे पहले चला गया मेरा s इक्वल टू s प्लस आई, यानी कि s में वैल्यू आ गई मेरी 0। फिर कह रहा है कि i लेस देन है 5 से, तो 0 लेस देन है 5 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई कंडीशन वो नहीं डाली। अब ये मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो अगेन हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वही वैल्यू रही 0 की 0। ठीक है, तो बार बार वही कंडीशन चेक होगी, 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5, क्योंकि वैल्यू में इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लूप कैसे चलेगा, एंडलेस चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब कोई वो दिया ही नहीं है कि हम लूप से बाहर आ सकें, तो उस वहाँ पर लूप जो है बार बार चलता रहेगा। ठीक, उसके बाद आती है जंप स्टेटमेंट। The jump statement unconditionally transfer program control to another statement elsewhere in program code। तो जंप स्टेटमेंट क्या कर देती हैं, बिना किसी उसकी कंडीशन के ट्रांसफ़र कर देती है प्रोग्राम कंट्रोल को किसी अनदर स्टेटमेंट को स्टेटमेंट में, प्रोग्राम कोड में। ओके, तो इसके लिए 3 जंप स्टेटमेंट होती है, गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। सबसे पहले हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम वेयर यू वांट टू ट्रांसफर योर प्रोग्राम कंट्रोल टू अनदर स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। गो टू स्टेटमेंट कब यूज़ की जाती है, अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल को किसी अनदर स्टेटमेंट पे, तो वहाँ पर। तो जैसे मैंने लिखा गो टू पेज, कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर चली जाऊँ, PGR जो मैंने गो टू में जो कंडीशन डाली है, तो हम डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी कि हमारा कंट्रोल वहाँ पर पहुँच जाएगा। ओके, तो व्हेन प्रोग्राम कंट्रोल रीचेज द स्टेटमेंट गो टू पेजर, यानी कि गो टू पेजर पे जैसे ही जाएगा तो इट विल ट्रांसफर द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट आफ्टर लेबल पेजर, यानी कि वहाँ पर जो भी कंडीशन डाली होगी वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 थी, 2 थी, स्टेटमेंट 3, यहाँ पे लिखा गो टू लेवल 3, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 पे हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, देन आती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज इन ए स्विच स्टेटमेंट इन एनी ऑफ द लूप्स। स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ की जाती है और लूप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इट कॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू पास टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द स्विच ऑफ द लूप। देखिए डिफरेंस क्या ब्रेक और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट में, कि दैट ब्रेक स्टेटमेंट कम्स आउट ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। तो ये क्या हो जाती है, ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है लूप से बाहर आ जाती है और एग्जीक्यूट करती है नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप, यानी कि लूप से बाहर निकालने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट, यानी कि मेरी कंडीशन फॉल्स होती है, ट्रू होती है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया हम जो है किससे बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे, और लूप के बाहर जो भी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी उनको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, स्किप करती है। जहाँ पर मैंने कंटिन्यू डाला उस स्टेटमेंट को क्या कर देगी, वो स्किप करके प्रोग्राम वापस से कहाँ पर चला जाएगा, न्यू इटरेशन ऑफ द सेम लूप, यानी कि लूप के अंदर ही रहेगा। तो कंटिन्यू और ब्रेक में ये जो है डिफरेंस होता है, ये याद रखिए। कंटिन्यू में हम क्या करते हैं, जहाँ पर मुझे कंटिन्यू करना है वहाँ से वो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, और ब्रेक हम यूज़ करते हैं लूप से बाहर आने के लिए। ठीक है, ये वेट नहीं करते हैं कि मेरी कंडीशन फॉल्स होगी मैं तब लूप से बाहर जाऊँगा। ओके, हम कब जाएंगे, जब हम जैसे ही ब्रेक आया हम लूप से बाहर होंगे। तो ये होता है। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन डाली ब्रेक एंड देन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3, जैसे ही कंडीशन चेक की यहाँ पर आ गया ब्रेक, तो हम स्टेटमेंट 2 पे नहीं जाके स्टेटमेंट 3 पे पहुँच जाएंगे, यानी कि लूप से बाहर जो है आ जाएंगे। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट स्किप रेस्ट ऑफ द लूप एंड गोज आउट ऑफ द लूप। देन आता है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन लूप्स एंड कॉज ए प्रोग्राम टू स्किप द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप। तो ये भी लूप में यूज़ की जाती है, और उस कंडीशन को जो है स्किप करने के बाद ये वापस से बिगनिंग में पहुंच जाती है। कॉन्टिन्यू स्किप रेस्ट ऑफ द लूप बॉडी एंड स्टार्ट ए न्यू इटरेशन। न्यू इटरेशन जो है ये स्टार्ट कर देती है। एक एग्जिट फंक्शन आता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम कैन बी स्टॉप्ड एट एनी पॉइंट विद एग्जिट एंड द स्टेटस कोड कैन बी इन्फॉर्म्ड टू द कॉलिंग प्रोग्राम। यानी कि हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, किस फंक्शन के साथ, एग्जिट फंक्शन के
7 जनरल फॉर्मेट जो होता है एग्जिट और कोड लिख दीजिए। कोड यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है। द कोड हैज़ ए वैल्यू 0 फॉर करेक्ट एग्जीक्यूशन। द वैल्यू ऑफ द कोड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट रिक्वायर ए प्रोसेस डॉट एच हेडर फाइल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखिए, द गो टू स्टेटमेंट कॉज कंट्रोल टू गो टू द ऑपरेशन, लेबल, वेरिएबल या फंक्शन। गो टू स्टेटमेंट हमने जो सबसे पहले पढ़ी जब स्टेटमेंट, ये क्या करती है, कंट्रोल को कहाँ पे भेज दिया, लेबल पे, तो ए लेबल जो है सही हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेज एन एग्जिट ओनली फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप, ओनली फ्रॉम द इनर मोस्ट स्विच, फ्रॉम ऑल लूप्स एंड स्विच, फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप और स्विच। तो यहाँ पे हो जाएगा द ब्रेक स्टेटमेंट कॉज इज एन एग्जिट फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप और स्विच। ओके, कंटिन्यू स्टेटमेंट विद इन ए लूप कॉजेज कंट्रोल टू गो टू द, कंटिन्यू स्टेटमेंट में कहाँ पे जाता है कंट्रोल, डिसीजन स्टेटमेंट ऑफ द लूप। ठीक है, डिसीजन स्टेटमेंट पे हम पहुँच जाएंगे, तो यानी कि बिगिनिंग में जो है जहाँ पे हमने कंडीशन लगाना शुरू की थी वहाँ पे पहुँच जाते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट में। नेम द हेडर फाइल टू बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम फॉर यूजिंग द एग्जिट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जिट फंक्शन के लिए अभी हमने पढ़ी कौन सी हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं, प्रोसेस डॉट एच, ये हेडर फाइल यूज़ की जाती है। देन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इंक्लूड आयो स्ट्रीम दिया है, वॉइड मीन दिया है, एंटी एक्स इक्वल टू 10, काउंट इक्वल टू 10। ओके, वाइल में डाला एक्स, वाइल में क्या डाला गया है, एक्स डाला गया है। देन एक्स माइनस माइनस, उसके बाद इफ़ एक्स इक्वल टू 4 है देन कंटिन्यू एंड देन काउंट प्लस प्लस। तो ये किस तरीके से चलेगा, एक्स में जो है कंडीशन हमने देखी, एक मिनट, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ देखिए कंडीशन चेक करते चलिए। वाइल में एक्स है यानी कि 10 है, ठीक है। देन 10 एक्स की वैल्यू को क्या कर दिया गया, डिक्रीमेंट कर दिया गया। फिर कंडीशन चेक की गई है कि क्या एक्स इक्वल टू 4 है। ओके, अब एक्स इक्वल टू 4 जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा कंटिन्यू काम नहीं करेगा, उससे आगे जो है हमारा चलता रहेगा, काउंट में हमारी वैल्यू जो है वो जाती रहेगी। ठीक है, जैसे ही मेरी यहाँ पे वैल्यू x की 4 हो जाती है, डिक्रीमेंट होते होते 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 6, 5, 4, जैसे ही मेरी 4 हो जाएगी, ठीक है, तो जो कंटिन्यू के आगे का पार्ट है काउंट प्लस प्लस है, ये वाली चीज़ नहीं होगी। जैसे ही कंटिन्यू आएगा हम अगेन वापस से वाइल पार्ट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। ओके, तो बस इसमें यही करना है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू पूछेगा लास्ट में आपसे, तो 9 वैल्यू जो है यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो कंटिन्यू का याद रखिए, एक स्टेटमेंट को जो हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं वहाँ से और वापस से बिगिनिंग ऑफ द लूप हम जो है पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डिसीजन स्टेटमेंट हमारी होती है वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। ओके, तो ये था कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन कौन कौन से होते हैं। थैंक यू सो मच।